लाल कोठी का रहस्य अध्याय 1। सरला सतीश घबरा जाती है। उत्तर प्रदेश के ब्रिजपुर कस्बे की दोपहर गर्म और सुस्त थी। जून का महीना था। लाल ईंटों से बनी एक पुरानी हवेली, लाल कोठी, अपने आंगन में झपकी ले रही थी। फूलों में भिनभिनाते भौरे, पेड़ों पर कूकते कबूतर और दूर कहीं चलती घास काटने की मशीन की आवाज माहौल को और भी सुस्त बना रही थी। रसोई से लगे एक छोटे कमरे में अर्चना सतीश, जो कि कोठी में काम करने वाली सुंदर होशियार नौकरानी थी, अपने सबसे प्यारे हैट को फिर से सजाने में लगी थी। पास ही कुर्सी पर बैठी थी उसकी मौसी सरला सतीश, जो कोठी की अनुभवी और मुखर रसोइयां थी। किसके लिए बना रही है इतनी सजी संवरी टोपी? मौसी ने टोपी को घूरते हुए पूछा। जैसा कि आप जानती हैं मौसी, बबलू को गुलाबी रंग पसंद है, अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबी? अरे मुझे भी कभी फपता था, सरला बोली। अब तो उम्र की परछाइयां जरा और भारी हो गई हैं, लेकिन टोपी स्टाइलिश लग रही है ना? अर्चना ने सिर थोड़ा तिरछाकर टोपी को निहारा। तू तो किसी फिल्म में जा सकती है बिटिया, मौसी हंस दी। लेकिन ध्यान रहे ज्यादा मत उड़, जिंदगी जमीन से जुड़कर चलती है। अर्चना मुस्कुराई और सुई में धागा डालने लगी। मौसी, एक बात बताइए, आपने कभी महेंद्र बाबू के भाई को देखा है? कौन? राकेश वर्मा, सरला ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, आज सुबह महेंद्र बाबू नाश्ते पर बोले कि उनका भाई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है 3 बजे। हे भगवान, सरला ने चौंक कर कहा। पिछले 5 साल से तो मैं इस कोठी में हूं, कभी जिक्र तक नहीं हुआ कि उनका कोई भाई भी है। सुनकर तो मुझे भी झटका लगा था, और वो भी इतने सालों बाद अचानक। सोचो तो, अगर मैं बबलू को 15 साल बाद देखूं तो क्या हो। बीमार बेवकूफ रही होगी उसकी जिंदगी। कुछ तो काला है इस पूरी बात में बिटिया। मुझे तो शक है, पैसे उधार, झगड़े या कोई जुर्म, अर्चना ने धीरे से कहा। वैसे बबलू ऐसा नहीं है, उसके तो पोस्ट ऑफिस में पूरे 15,000 रुपए हैं। बताया था क्या मैंने? जो भी हो, मुझे ये भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा, सरला ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। अरे यही होगा, अर्चना बोली। महेंद्र बाबू ने कहा था अगर राकेश आए तो उसे सीधे दफ्तर में भेज देना। शायद बाकियों से मिलाना नहीं चाहते। तो जा बिटिया, अब तू अर्चना नहीं सतीश है, काम पर लग जा। सरला ने मुस्कुराकर टोपी की ओर इशारा किया। अर्चना मेन दरवाजा खोलती है और पहली बार राकेश वर्मा को देखती है। एक रफ सा गुस्सैल चेहरा, और यहीं से इस रहस्य की शुरुआत होती है। अध्याय 2। अनंतगिरी। गलत स्टेशन पर उतरते हैं। अनंतगिरी उन लोगों में से थे जो दुनिया को उसकी गहराई और लोगों को उनके चेहरे के पीछे से समझने में यकीन रखते थे। 30 की उम्र में साफ सुथरे चेहरे, गहरी सूझबूझ वाली आंखों और आत्मविश्वास से भरे शरीर के साथ वो जिंदगी को कुछ अलग ढंग से जीते थे। जब उनके पिता ने उनसे पूछा था, अब आगे क्या करेगा बेटा, तो अनंत ने मुस्कुराकर कहा था, दुनिया देखनी है पापा। उनके लिए दुनिया देखना मतलब था लोगों को देखना, उनकी कहानियों को जीना, उनकी जिंदगियों को करीब से समझना। इसलिए उन्होंने कभी होटल में वेटर बनकर काम किया, कभी स्टेशन पर अखबार बेचने वाले की मदद की, तो कभी किसी अफसर का असिस्टेंट बन गए, बस ये जानने के लिए कि हर इंसान किस मिट्टी का बना होता है। अब गर्मियों की एक दोपहर, वह ट्रेन से सफर करते हुए मधुबन स्टेशन की ओर जा रहे थे। पर जैसे ही ट्रेन ब्रिजपुर रुकी, उन्हें स्टेशन अच्छा लगा, कुछ अलग, कुछ खींचता हुआ। बस यहीं उतरते हैं, उन्होंने खुद से कहा, और टिकट होने के बावजूद अगला स्टेशन छोड़ दिया। उन्होंने अपना बैग स्टेशन मास्टर के पास छोड़ा और गांव की ओर चल दिए। लाल कोठी तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। कोठी के बारे में उन्होंने पहले भी अपने दोस्त बबलू बिष्ट से सुना था, जो वहां कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर गया था। वहीं खड़े खड़े अनंत सोच ही रहे थे कि कोठी के बाहर अचानक शोर मचा। कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा खोलो, सुन रहे हो, दरवाजा खोलो। अनंत चौंक गए। उन्होंने तुरंत देखा, एक बड़ा भारी शरीर वाला आदमी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, बेसब्री से कोठी के पिछले हिस्से के एक कमरे का दरवाजा पीट रहा था।
यह थे कृष्णकांत के महेंद्र वर्मा के चचेरे भाई और सबसे भरोसेमंद आदमी। कोई मदद कर सकता हूं? अनंत ने पास जाकर पूछा। अंदर से कुछ आवाज आई थी, जैसे किसी ने गोली चलाई हो। के ने घबरा कर कहा। अनंत ने जरा शांत रहते हुए पूछा, दरवाजा तो बंद है, खिड़की से देखना चाहिए। खिड़की? हाँ, के जैसे होश में आया हो वो दौड़ पड़ा और अनंत भी पीछे पीछे। कोठी के पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी, शायद दफ्तर की। जब उन्होंने शीशे में झांका, एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा था, खून से सना हुआ। पास में एक रिवॉल्वर चमक रहा था। कौन है ये? अनंत ने धीरे से पूछा। राकेश वर्मा, महेंद्र बाबू का भाई। के ने घबराई आवाज में कहा। मैं तो समझा महेंद्र को कुछ हो गया। अनंत ने खिड़की खोल दी। दोनों अंदर पहुंचे। लाश ठंडी हो चुकी थी। अनंत गिरी की रहस्यमय यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अध्याय 3। 2 आदमी और एक लाश जब। अनंत गिरी और कृष्णकांत के खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो कमरा गाढ़ी चुप्पी में डूबा था। फर्श पर कमरे के एक कोने में एक आदमी औंधा पड़ा था। उसका चेहरा जमीन से चिपका हुआ और सिर के ठीक पीछे खून फैला हुआ। के तुरंत आगे बढ़ा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हाथ कांप रहे थे मगर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस शरीर को पलट दिया। भगवान का शुक्र है, वह बुदबुदाया। कौन है ये? अनंत ने धीरे से पूछा। राकेश वर्मा, महेंद्र बाबू का बड़ा भाई। के की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मैं तो समझा था ये महेंद्र हैं। उसने झटका खाया हुआ सा जोड़ा। क्या महेंद्र अंदर ही थे? हाँ, शायद। मैं तो यही मानकर दरवाजा पीट रहा था। अनंत दरवाजे की ओर गया और हैंडल घुमाया। अभी भी अंदर से बंद है। मतलब जिसने भी ये किया वो खिड़की से भागा होगा। अनंत ने खिड़की की ओर इशारा किया, या शायद महेंद्र खुद। के ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जैसे अपनी ही सोच से डर रहा हो। अनंत ने बिना प्रतिक्रिया दिए सिर हिलाया। फिर दोनों ने लाश को सीधा किया। माथे के बीचों बीच एक गोल छेद था। बिल्कुल करीब से गोली मारी गई थी। अनंत को उस पल महसूस हुआ कि अब ये कोई साधारण घटना नहीं रही, यह हत्या थी। आप इन्हें बहुत करीब से जानते थे? अनंत ने पूछा। नहीं, राकेश बाबू को तो नहीं। मैंने उन्हें पहली बार आज देखा। मैं तो महेंद्र बाबू का सहायक हूं और महेंद्र जी वो ऊपर थे, शायद ध्यान कुंज गजेबों में। मगर जब गोली चली मैं लाइब्रेरी में था और फिर जब दौड़कर आया तो दरवाजा बंद मिला। अनंत ने सिर झुकाया। वह हर चीज को अपने भीतर दर्ज कर रहा था, जैसे कैमरा हर फ्रेम पकड़ता है। क्या मैं इधर उधर थोड़ा देख सकता हूं? जरूर, के ने कहा और फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने चला गया। अनंत ने पास के एक दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, शायद कभी बेडरूम रहा हो। फिर एक और कमरा, बाथरूम जैसा। कमरे की बनावट कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी अकेले बीमार बुजुर्ग के लिए तैयार की गई हो। अब यहां सन्नाटा था। खिड़की से बाहर देखा, खामोश लॉन और फिर एक घना झाड़ीदार बाग। अगर कोई खिड़की से भागा होगा तो सीधे उसी झाड़ी की तरफ गया होगा, अनंत ने सोचा। उसी वक्त के लौटा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। इंस्पेक्टर भाटिया और डॉक्टर साहब रास्ते में हैं। अच्छा किया, अनंत ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, शायद हम दोनों में से एक ने हत्यारे को बाहर भागते हुए देख लिया होता। अगर हम थोड़े पहले पहुंचे होते। अब खेल शुरू हो चुका था और अनंत गिरी उस रहस्य की उलझनों में उतरने को तैयार था, जिसे पुलिस की नजरें शायद सतह पर ही छोड़ देती। अध्याय 4। ऑस्ट्रेलिया से आया भाईलाल कोठी के मेहमानों को वहां पूरी आजादी थी, बशर्ते वो आजादी महेंद्र वर्मा की स्वीकृति की सीमा में हो। महेंद्र वर्मा, जो अब कोठी के मालिक थे, एक सुव्यवस्थित, सख्त और कहीं कहीं सन की किस्म के व्यक्ति माने जाते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि 4 बजे तक लौट आना है, तो फिर 4 का मतलब 5 नहीं हो सकता। कोठी के 4 मेहमान, मेजर रंधावा, बिन्नी चौधरी, रश्मि नायर और बबलू बिष्ट,
दोपहर भर पास के गोल्फ क्लब में थे। खेल, धूप और ताजा हवा ने सबका मूड हल्का कर दिया था। मुझे तो लगता है कि महेंद्र बाबू इस वक्त हमें घर पर नहीं ही चाहेंगे, बबलू ने मजाक में कहा। हाँ, उनका भाई जो आ रहा है, रश्मि बोली। पता नहीं कैसा रिश्ता है उन दोनों में, कहानी कुछ गहरी है जरूर, मेजर रंधावा बोले। 15 साल बाद अचानक भाई का लौट आना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, कुछ तो बात है। शायद पैसे की जरूरत हो उसे, बिन्नी ने पूछा। या फिर, बबलू मुस्कुराया, कोई पुराना राज लेकर आया हो। सबने हंसकर बात टाल दी और फिर जीप में बैठकर कोठी लौटने लगे। कोठी के बाहर कोठी के सामने खड़ा था एक शांत गंभीर चेहरा, अनंत गिरी। बबलू ने दूर से उसे पहचान लिया। अरे, वो रहा मेरा पगला दोस्त, क्या कर रहा है यहां? जीप रुकी, सब उतरे और बबलू दौड़कर अनंत से मिला। भाई, तू यहीं उतर गया, मुझे बिना बताए। अनंत ने गंभीरता से सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, बबलू, मुझे अफसोस है, कोठी में हत्या हो चुकी है। क्या? बबलू सन्न रह गया। राकेश वर्मा, महेंद्र वर्मा का भाई, जिसकी आज ही 3 बजे आने की बात थी, उसकी गोली लगने से मौत हो चुकी है। सन्नाटा छा गया। मेजर रंधावा का चेहरा गंभीर हो गया और रश्मि, जो अक्सर नाटकीय रूप में बोलती थी, इस बार चुप थी। ये कैसे हुआ? बिन्नी ने डबडबाई आवाज में पूछा। मैं उस वक्त कोठी पहुंचा जब कृष्णकांत दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने खिड़की से देखा, राकेश वर्मा मृत पड़ा था और महेंद्र वर्मा। मेजर ने चुप्पी तोड़ी। अनंत ने सीधी निगाहों से देखा, नजर नहीं आया, गायब है। कोठी के अंदर पुलिस का आगमन। इंस्पेक्टर भाटिया, मधुबन थाने के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, अब लाल कोठी में थे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी के आदेश दिए और डॉक्टर शव का निरीक्षण कर रहे थे। कृष्णकांत, के और अनंत गिरी अब उनके साथ लाइब्रेरी में बैठे थे, जहां पहली पूछताछ शुरू हो चुकी थी। तो आप कहते हैं दरवाजा अंदर से बंद था? जी, के ने जवाब दिया। और खिड़की से आपने लाश देखी? अनंत ने सिर हिलाया। जी, मैं उस वक्त वहां पहुंचा जब श्री के दरवाजा पीट रहे थे। खिड़की से झांकने पर ही हमें अंदर का दृश्य दिखा। भाटिया ने कलम घुमाई। आपने कोई गोली की आवाज सुनी? जी, अनंत ने कहा। शायद सुनाई दी थी, मगर तब ध्यान नहीं दिया। अब याद आ रही है। और महेंद्र वर्मा गायब हैं, के ने कहा। हम सबको यही डर था कि शायद, इंस्पेक्टर ने बीच में टोका। हमें शक की नहीं, सबूत की जरूरत है। अभी कुछ भी मान लेना जल्दबाजी होगी। लाल कोठी अब किसी आरामगाह से ज्यादा एक रहस्य गृह बन चुकी थी। एक गायब मालिक, एक मरा भाई और एक रहस्यमयी अजनबी, अनंत गिरी, जो शायद अब खुद एक जांचकर्ता की भूमिका निभाने वाला था। अध्याय 5। अनंत गिरी चुनते हैं एक नया पेशा। इंस्पेक्टर भाटिया अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे थे। सामने कुर्सियों पर बैठे थे अनंत गिरी और कृष्णकांत, के दोनों अपनी अपनी तरह से भीतर से हिल चुके थे, लेकिन बाहर शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो आप दोनों ने शव सबसे पहले देखा? जी, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। और महेंद्र वर्मा कहीं नहीं दिखे? नहीं, के ने कहा। मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं वो भी। ठीक है, इंस्पेक्टर ने टोका। अब कल्पनाओं से आगे बढ़ते हैं। फिर उसने रजिस्टर बंद किया और आदेश दिया, घर के सारे नौकरों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। बाहर वालों से दूरी बनाकर रखें। के ने अनंत की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, अनंत जी, आप अगर चाहें तो अब लौट सकते हैं। आप सिर्फ एक मेहमान थे और यह सब आपके लिए। रुकिए, अनंत ने उसे बीच में टोका। अब मैं सिर्फ मेहमान नहीं रह गया हूं श्री के। उसने अपनी दोनों आंखों से पूरे कमरे को नापा और फिर बहुत स्थिर स्वर में बोला, अब मैं इस रहस्य का एक हिस्सा हूं और शायद उसका हल भी। कुछ देर बाद
बाहर के लॉन पर अनंत अकेले लॉन में टहल रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन दिमाग हर दिशा में दौड़ रहा था। राकेश वर्मा ऑस्ट्रेलिया से 15 साल बाद लौटता है। 3 बजे आता है। 30 मिनट के भीतर गोली चलती है। महेंद्र वर्मा गायब है और दरवाजा अंदर से बंद। उसने लॉन के कोने की ओर देखा, जहां से झाड़ियों के भीतर रास्ता जाता था। अगर कोई खिड़की से निकला तो सीधा इस रास्ते से ही गया होगा। उसने अपना नोटबुक निकाला, जो वह अक्सर यात्राओं में साथ रखता था, और उस पर लिखा पेक, हत्या की जगह महेंद्र वर्मा का दफ्तर। 2 शव राकेश वर्मा, गोली सिर के बीच। 3 दरवाजा अंदर से बंद। 4 खिड़की पीछे लॉन की ओर खुलती। 5 महेंद्र लापता। 6 कोई तीसरा दिखा नहीं, लेकिन हो सकता है। फिर उसने खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं अब तक किसी गलत दिशा में सोच रहा हूं? या फिर वह मुस्कुराया, अब मुझे वो करना होगा जो मैं अक्सर करता हूं, एक नया किरदार निभाना। लाल कोठी के सामने बबलू बिष्ट से बातचीत। तू अब क्या करने वाला है पगले? बबलू ने पूछा, जो अब भी इस सदमे में था। मैं? अनंत हंसा, उसका वही पुराना अंदाज। मैं अब अनंत गिरी नहीं, एक शौकिया जासूस हूं, और इस बार यह शौक असली कत्ल के लिए है। अध्याय 6। अंदर से या बाहर से, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बुझने लगी, लाल कोठी पर एक अजीब सी उदासी और सस्पेंस की परत जमने लगी थी। अंदर पुलिस की पूछताछ जारी थी और बाहर लॉन में अनंतगिरी अपनी आंखों से पूरा दृश्य स्कैन कर रहा था, जैसे किसी कलाकार की नजर कैनवास पर जाती है। उसके हाथ में कोरे पन्ने वाला नोटबुक था, मगर दिमाग में एक योजना धीरे धीरे बन रही थी। अगर महेंद्र ने खिड़की से भागना चाहा, अनंत ने दफ्तर की खिड़की को फिर से देखा, जिस खिड़की से वह और के अंदर घुसे थे, तो वो सीधे लॉन की इस दिशा में आता और फिर बाईं तरफ झाड़ियों में घुसता। अनंत घास पर झुका, पैरों के हल्के निशान दिखाई दिए, बहुत धुंधले पर मौजूद। कोई जरूर गया था और भागा था जल्दी में। वह आगे झाड़ियों तक गया, जहां जमीन पर कुछ सूखी टहनियां टूटी पड़ी थीं। एक जगह मिट्टी जरा सी ढंसी हुई थी, जैसे किसी का भारी पैर दबा हो। मगर क्या ये निशान बाहर से अंदर आने वाले के थे या अंदर से बाहर जाने वाले के? वह खुद से बुदबुदाया। वापस दफ्तर में खिड़की की जांच। अनंत ने अब खिड़की के फ्रेम को ध्यान से देखा। कांच का एक कोना टूटा हुआ था, लेकिन लकड़ी पर हल्का सा घिसाव था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे खोला हो। अगर कोई अंदर आया होता तो निशान कमरे के फर्श पर भी होते, मगर वहां तो सब साफ था। तो क्या खिड़की भागने के लिए इस्तेमाल हुई थी, घुसने के लिए नहीं? दरवाजा क्यों बंद था? अब अनंत फिर से कमरे के अंदर की ओर लौटा। अगर कोई अंदर से भागा और दरवाजा बंद किया, क्या था? तो क्या उसने खुद दरवाजा बंद किया और फिर खिड़की से भागा, या कोई तीसरा पहले से कमरे में छुपा था? एक नई थ्योरी जन्म लेती है। अनंत वापस लॉन में बैठ गया और अपने नोटबुक में एक शब्द लिखा, इनसाइड जॉब। उसने खुद से कहा, महेंद्र का भाग जाना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी तीसरे ने, या ये सब किसी और ने किया और महेंद्र को फंसा दिया गया? अब एक नया सवाल उसके सामने खड़ा था। क्या राकेश वर्मा की मौत का दरवाजा अंदर से बंद था या किया गया था? अनंत गिरी अब जान चुका था, यह कोई साधारण मामला नहीं है। अब वह खुद को पीछे नहीं खींच सकता था। अध्याय 7। एक सज्जन की तस्वीर। अनंत गिरी अब तक जो जान चुका था, वह उसे एक सीधी राह पर नहीं, बल्कि एक गोल भूल भुलैया में ले जा रहा था। वह अब लाइब्रेरी में बैठा था, वही कमरा जहां से गोली चलने की आवाज सुनकर कृष्णकांत के से दौड़ा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें थीं, लकड़ी की शेल्फ में करीने से सजी, मगर दीवार के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। एक सज्जन का चित्र। यह चित्र था महेंद्र वर्मा का, पूरे रौब के साथ कुर्सी पर बैठे, सधे चेहरे और तीखी आंखों के साथ। एक ऐसा आदमी, अनंत ने सोचा, जिसे अपने आसपास सब कुछ कंट्रोल में चाहिए। लेकिन फिर एक विचार कौंधा, ऐसे आदमी का दिमाग हड़कंप मचा हुआ नहीं होता
जैसे हत्या के बाद भाग जाने वाला व्यक्ति करता है। उसने उस तस्वीर को गौर से देखा, आंखें सामने, जैसे सब पर निगाह रखती हों। मूंछें करीने से तराशी हुई, जैसे व्यक्तित्व में एक भी बाल बेतरतीब नहीं। क्या ऐसा आदमी अपने भाई को गोली मारकर भागेगा? अनंत खुद से पूछ बैठा। कृष्णकांत लौटता है के धीरे से लाइब्रेरी में आया। उसकी आंखों के नीचे थकान और तनाव के गहरे घेरे थे। अनंत जी, वह बोला, इंस्पेक्टर भाटिया ने कहा है कि अगर आप चाहें तो रात यहीं ठहर सकते हैं। उन्होंने आपका कमरा ऊपर तैयार करवा दिया है। शुक्रिया। अनंत मुस्कुराया। और बाकी मेहमान? बबलू बिष्ट छोड़कर सब जा चुके हैं। बबलू जी यही हैं। कहते हैं कि जब तक आप हैं वे जाएंगे नहीं। अनंत मुस्कुराया। दोस्ती का असली मतलब कभी कभी मुसीबत में ही पता चलता है। एक छोटी खोज, तस्वीर के पीछे छिपा सुराग। अनंत एक बार फिर उस तस्वीर के पास गया। धीरे से उसने फ्रेम को छुआ। कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे तस्वीर के पीछे कुछ हो। फिर उसने ध्यान से देखा। फ्रेम की पिछली पट्टी पर एक छोटा सा दरारनुमा हिस्सा था, जैसे हाल में खोला गया हो। क्या कोई इस तस्वीर के पीछे कुछ छिपा चुका है? वह सोच ही रहा था कि के की आवाज आई। रात का खाना तैयार है, चलिए थोड़ा खा लीजिए। संदेह और तस्वीर दोनों अब स्थायी हो गए थे। अनंत गिरी को अब यकीन था, इस कोठी की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, बस कोई उन्हें सुनने वाला चाहिए।